प्रोग्राम में बात करेंगे काबुल की, जहां आज पिछले 10 दिन में तीसरा बड़ा दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। पहले 20 जनवरी को दहशतगर्दों ने काबुल के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया। फिर 27 जनवरी को एम्बुलेंस बॉम्ब के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए थे। आज काबुल में एक बार फिर दहशतगर्दों ने सुबह सुबह मिलिट्री अकेडमी को निशाना बनाया। पहले 2 हमलों की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की थी और आज के हमले की जिम्मेदारी दाइश ने। उसके बाद बात करेंगे साबिक एसएसपी मल्लीर राव अनवार की, जिन्हें वजीरिस्तान के रहायशी नकीबुल्लाह महसूद के मावरा अदालत कत्ल के सिलसिले में कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, लेकिन पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार न कर सकी। हुकूमत सिंध ने अब राव अनवार को मुअत्तल कर दिया है। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां आज चीफ जस्टिस ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने का केस सुन रहे थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने अदालत के सामने पेश होने का वादा किया था लेकिन पेश ना हुए। और फिर उन्होंने पूछा कि हुसैन हक्कानी कहाँ है। चीफ जस्टिस ने फिर रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि मेमो गेट केस की तमाम फाइल्स अदालत में पेश की जाए। बुलबुल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। हमसे रब्ता करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बुलबुलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बुलबुलपाकिस्तान_, bulbulpakistan@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। गुलमी ने बहुत साबित कदमी से, आपको याद होगा जबकि पैनामा का हंगामा भी था, ना अहलियाँ भी थी और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस था, उसके बावजूद रेटिंग्स को, आई बॉल्स को नज़रअंदाज करते हुए, ये जानते हुए कि शायद ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगेंगे लोगों को, हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया अमेरिका में जो सदारती इंतखाब हो रहा था, उसके बाद ट्रंप का आना और ट्रंप ने जो अपनी टीम सिलेक्ट की और जिस अंदाज में वो अपनी टीम को बढ़ा रहा था, और फिर उसका बिलाखिर लास्ट ईयर अगस्त में अफ़गानिस्तान की पॉलिसी, जो उसके ख्याल में उसने एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई, मुसलसल करते रहे हैं। आज भी अगर आपको वाक़तन सिर्फ ये समझाने के लिए कि वो जो एक शेर है कि वरना क्या बात हमको नहीं आती करना, वरना क्या बात कर नहीं आती गालिब वाली, तो बड़ी अच्छी सी बात है। एक तो वो ही अकाउंट्स थे या नहीं थे, खबर दुरुस्त है, ये सब होता रहेगा। दूसरा ये कि राव अनवार कौन उसका पुश्तना है, कौन सरपरस्त है, और सरपरस्ती के लिए इशारा सिर्फ एक, अगरचे वो 1981 में आए पुलिस फोर्स में, नेवर लुक बैक, राइज एंड राइज एंड राइज, ठीक है। और साथ ही ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट और उनके हवाले से हुसैन हक्कानी, मुझे लगता है शायद हुसैन हक्कानी साहब की वजह से किसी को वोट करने का हक नहीं मिलने वाला। नहीं। आपके पास क्या यकीन है कि इस वक्त उनका क्या स्टेटस है? नहीं बिल्कुल भी, मतलब अस्यूमिंग दैट ही इज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, इस वक्त जो है इन हालात में आना, हुसैन हक्कानी का तस्करा, उसकी अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग साइड्स है जिनको बड़े मज़े ले लेकर बयान किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये दावा हो रहा है कि ट्रंप की जो नाम नहाद नई पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पर एक थिंक टैंक की वो रिपोर्ट है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अमेरिकी मीडिया में छपी है, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसका ब्लूप्रिंट जो है वो लिज़ा कर्टिस बिल्कुल और हुसैन हक्कानी ने लिखा है, ठीक। और उसमें से जो इनकी साथी थी लिज़ा, वो इस वक्त जो पाकिस्तान भी आ चुकी है, वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर, बिग मास्टर जनरल की डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया। बिल्कुल ठीक। तो मकसद ये कि मेक सेंस आल्सो ना, इट्स इजी टू बिलीव, समझ में आता है। अब इस मौके पर अगर उनको किसी तरह कोई गुंजाइश निकले
کہ بلا کے ذرا آ جائے تو پھر پوچھا جائے کہ بھائی صاحب یہ کیا آپ یعنی مشورے دیتے رہے. تو آپ کے خیال میں وہ آئیں گے؟ اب مقصد یہ کہ میں یہی تمہیں کہہ رہا ہوں نا، اس میں الجھ جائے تو اچھا ایک مزے کا بہت مزیدار چسکے کا. ڈیفینیٹلی. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو حسین حقانی کی کہانی بتانا شروع کروں، کیسے یہ فار ایسٹرن اکنامک ریویو کے یہاں پہ کورسپونڈنٹ تھے، پھر یہ کیسے نواز شریف صاحب کے میڈیا سیل میں گئے، وہاں سے یہ کیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیمپ میں آئے، پھر کیا ہوا. تو اچھا خاصا غیبت بھرا پروگرام. ہاں پھر ان کو وی کین اینڈ ود سم چوائس فریزز اینڈ دیٹ وڈ بی اٹ. صرف میں اشارہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو سوچ سمجھ کر فرملی ایک پوزیشن لینا پڑتی ہے. ٹھیک. اور پوزیشن ہماری پہلے دن سے یہ ہے کہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھار کوئی انٹرٹینمنٹ کا پہلو تو ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام نہیں ہو سکتے. اس میں ضرورت ہے تجزیہ کی، غور کرنے کی، اور اس میں آج کی بات بھی کم ہوتی ہے کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا دن خبروں میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کتنی اور ہزار باتیں ہوتی ہیں نصرت صاحب، ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں. سب کچھ جو آج ہے وہ تو خبر کی صورت آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ آج جو خبر بن رہی ہے کیوں خبر ہے، یہ خبر کیوں ہے اور یہ کہاں لے کر جا رہی ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے صرف ایک میں ابھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ہمارے خود مقامی طور پر اگر صرف ملک کی سطح تک محدود رہیں تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ راؤ انبار ایک پولیس آفیسر، اس نے ابھی تک پاکستان میں کسی بھی ادارے کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے روبرو پیش ہو جائے. دیکھتے ہیں کل صبح چلو بھائی اگر تمہیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن جس نے تمہیں اتنی قوت اور اختیار بخشی، اسی پہ تمہارا کوئی اعتماد نہیں، اسی کے سامنے اسی کی بنائی ہوئی ایک انٹرنل کمیٹی کے سامنے تم پیش نہیں ہو رہے. چلیں جی مان لیتے ہیں آپ کی کچھ ریزرویشنز ہوں گی، آپ کے تحفظات ہوں گے، بحث کی خاطر یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کے تحفظات شاید ویلڈ ہیں. چلیں. لیکن صاحب آپ کو کیا بات مانیں تھی، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان آج کل ہر آدمی فریاد کرتا ہے، وہاں چلے جائیں اور چیف جسٹس صاحب کے روبرو پیش ہو کر کہیں کہ سر میں آپ کا احترام کرتا ہوں، جانا تو ہے باس کل، اب دیکھیں میں حاضر، لیکن برائے مہربانی آپ میری بات کی، میرے معاملے کی تحقیق و تفتیش کے لیے آپ ایک کمیٹی بنائیں. چلیں جس پہ سب اعتماد. میں آپ سے پورا وعدہ کرتا ہوں، خلوص دل کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے تعاون کروں گا. ان پہ نہیں، کسی اور کے پاس چلے جاتے. ویسے تو نہ صحیح تو بھائی ایک نام نہاد اس ملک میں، اب میں نام نہاد کہنے پر مجبور ہوں، چیف ایگزیکٹو بھی ہوتے ہیں آئینی اعتبار سے، خاقان عباسی جن کا نام ہے، شاید خاقان عباسی. ویسے تو کچھ ان کے سامنے بھی جایا جا سکتا تھا اگر کوئی ایسی بات ہوتی. لیکن چلے جی وہ تو چونکہ سیاستدان ہیں، اور سیاستدانوں کو میں نے اور تم نے، ہمارے قبیلے سب نے مل کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ سارے کے سارے سیاستدان بلا استثناء، اور شاید ایک صاحب کو چھوڑ کے عمران خان صاحب، باقی تمام کرپٹ، ظالم، قاتل، چور، لٹیرے، ڈاکو. تو بھائی صاحب آپ چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہو جاتے راؤ انبار صاحب. تو جب ہماری اپنی ریاست کا، ریاست کے اداروں کا یہ عالم ہے تو اس میں جب ہم انہی میں الجھ کر رہ جائیں، یہ جو فروعات کے کھلونے ہیں، چسکا بہت، ریٹنگز بہت، رونق بہت لگ گئی، لیکن کیا یہ میرے دیکھنے والے کو یہ بتاتی ہے کہ میرے ملک کی طرف کیا خطرات مل رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور پھر جب خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن، بیکاز کسی نے ان کو پہلے اطلاع ہی نہیں دی ہوتی کہ حالات خراب ہیں. آپ نے ڈسکس تک نہیں کیا ہوتا. درست. لہٰذا یہ کیوں کر رہا ہے بھئی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ تمام ہر نوعیت کا جو شور شرابہ مختلف موضوعات پر ہو رہا ہے، آپ نے ان کو ایک طرف رکھ کر. واہ کینٹ سے کال آ گئی جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. واہ کینٹ سے کال لے لیں بھائی. وعلیکم السلام. جی بھیا. نصرت جاوید سر، میں محمد بلال بات کر رہا ہوں واہ کینٹ سے. جی بھیا.
हेलो जी फरमाइए भैया, आप ऑन एयर हैं। जब आपको फोन दिया जाता है आप ऑन एयर होते हैं भाई। मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ वाकैंड से। जी सर ये मैं बात करना चाहता हूँ रॉन वार के हवाले से। मैं कहा ये जब हमारे मुल्क में कोई गरीब बंदा कोई केस करते हैं तो हम उसको गिरफ्तार पहले करते हैं, तफ्तीश बाद में करते हैं। हाँ। तो इसको उस टाइम क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया गया जब अब ये गुम हो गया? इसके पीछे अब हम इतना हमारे टैक्सों का पैसा लगेगा इसको ढूंढने में, तो अब इसको गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत। देखिए भैया, बात यह है कि राव अनवर समेत कोई भी सरकारी मुलाजिम हो तो उसको गिरफ्तार करने का भैया एक तरीक़ा होता है। आप PWD के किसी ग्रेड 17 के अफसर को भी कोई SHO जाकर ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है। बात कहने को फिर वही बात है कि अगर आपकी ख्वाहिश की बात हो तो कानून सबके लिए बराबर चाहिए। भाई बराबर होता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है। उनके खिलाफ एक इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम लगाने के बाद उनके महकमे ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। वो इंक्वायरी कमेटी के सामने वो पेश होते, इंक्वायरी कमेटी की तसल्ली ना होती तो फिर वो इंक्वायरी कमेटी ही उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की अगर इस्तदा करती या तजवीज़ देती तो फिर बात इनकी गिरफ्तारी तक आती। यही फ़र्क होता है एक सरकारी मुलाजिम में, क्योंकि पुलिस वाले ने अगर रियासत कहेगी तो उसने मुझे पकड़ना है, तो उसको जो ये अख्तियार है उसको मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए, मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कुछ ज़वाबत बनाए गए हैं। उन ज़वाबत की वजह से राव अनवर साहब अभी जो हैं उसका फ़ायदा उठाए हुए मफरूर है। एक मौका और है उनके पास कल, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो हाँ, लेट्स सी, वो एक ऑप्शन है। चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान में आज सुबह सुबह फिर मिलिट्री एकेडमी पे वहाँ काबुल में हमला हुआ, उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान के लिए, उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस बॉस। अच्छा भैया, मसला ये है कि 31 अगस्त से जो नाम नहाद नई पॉलिसी आई, मैं बार बार नई पे बहुत जोर दे रहा हूँ। बहरहाल नई जो पॉलिसी आई तो उसका बेसिक की फैक्टर ये था कि जैसे अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा मामला नहीं है बुनियादी तौर पर, ये पाकिस्तान में कुछ महफूज पनाहगाहें हैं, वहाँ लोग जमा होते हैं, मौजूद हैं, प्लान करते हैं और अफ़गानिस्तान में गड़बड़ हो जाती है। ये था एक थीम जिसको मुसलसल चलाया। हाँ, और ये वजह है कि 20 साल से अमेरिका वहाँ कामयाब ना हो सका। मतलब दैट इज़ वन रीज़न। हत्ता के उस वक्त भी ना कामयाब हो पाया कि जब 1 लाख से ज़्यादा अफवाज मौजूद थी। अब ये एक इंतहाई शैलो, इंतहाई सतही एक जो थी वो पॉलिसी थी या अप्रोच थी। हाँ, ओवरली सिंपलिस्टिक लेकिन चीज़ का भी एक फैक्टर तो फर्ज करें कि ये मालदीव जैसे किसी मुल्क ने कही होती तो शायद हम नज़रअंदाज कर देते। डेफिनेटली राइट। लेकिन मसला ये है कि ये पॉलिसी एक ऐसे मुल्क की तरफ से आई जो कि फॉर द राइट और रॉन्ग रीजंस इस वक्त दुनिया की बहुत ही ज़्यादा इक़्तिसादियात के हवाले से, मिलिट्री पावर, उसकी प्रोजेक्शन के हवाले से सुपर पावर है। अब वो जब इस तरह की बात करता है तो उनको इंगेज करने की बारहा कोशिशें हुई। वो बारहा जो कोशिशें हुई हैं उसका नतीजा नज़र बज़ाहिर को ख़ास नहीं आया, क्योंकि वही बयानात अमेरिकी ऑफिशियल्स देते रहते हैं, फिर भी तो क्लियरली नथिंग हैज चेंज्ड। इस सारे माहौल में जो मैं आपको उस दिन भी कह रहा था, गुज़श्ता हफ्ते काबुल की पहाड़ी पर वाक़या, जहाँ तक जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर आपको चढ़ाई पे जाना पड़ता है और मुख्तलिफ आपको चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, उस होटल में एक IT कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके किचन में से 5 लोग नमूदार होकर पूरी रात तक
लोगों को चुन चुन कर उनके पासपोर्ट्स लेकर ये वो करके, क्योंकि उनका बेसिक टारगेट गैर मुल्की थे। और उसके बाद जाहिर है कि मुकाबला होता है, ऐसे हम लोग को वो लोग फिदायीन कहते हैं। तो वो अब होटल पहुंचना, होटल में असले का होना, होटल में पूरी रात गुजार देना, ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ कि 8-10 दिन पहले कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान से उसने क्रॉस किया और वो इंटरकॉन पहुंचे और 5 टक 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 वो जहां से भी आया था उसको इनसाइडर हेल्प तो थी ना, भाई कोई इस हद तक इनसाइडर हेल्प और इंफॉर्मेशन थी, राइट, कि ये मालूम था कि आईटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। और फिर अब तो ये भी साबित हो गया कि ट्रम्प की इंतखाबी मुहिम में यहूदियों के वोट्स को, अमेरिकन जूस के वोट्स को गार्नर करने वाला, हार्नेस करने वाला एक अहम तरीन शख्स भी उसमें मौजूद था, अगरचे वो अमरीकी सिटीजन था, यस, लेकिन बहरहाल तो खूब पहचान के जांच पड़ताल करने के बाद ये है इनसाइड इंफॉर्मेशन का हाल। सही। लाहौर से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम सर। हेलो, फरमाइए जी। जी, ये जो काबुल में हमला हुआ है जी, इस हवाले से बात करनी थी कि ये जो ड्रोन हमले शुरू किए दोबारा बहुत तेजी के साथ पाक अफगान सरहद के करीब, उसका रिएक्शन तो होना है। जब ये मासूमों को मारते रहेंगे तो उसका रिएक्शन इस तरह ही होगा। और ये अलकायदा और तालिबान को खुद मजबूत कर रहे हैं और दोबारा उनको मुनज़्ज़म होने का मौका दे रहे हैं। और ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान और अमेरिका के लिए, तमाम दुनिया के लिए बहुत मुज़िर साबित होगा। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना क्या चाहिए फिर? हमें करना ये चाहिए कि ये जो आर्मी चीफ हमारे मिलते हैं अलहदगी में, उनसे मिलना छोड़ें और अवाम के साथ मुखलिस हों। आवाम के साथ मिलके मिसाल के नहीं, एक मिनट है, एक मिनट मेरे भाई, ये मेरे हाथ बंधे हुए, मुझे आज आर्मी चीफ साहब मुझे और गुलमीने को बुला लें, उसके बाद कहें कि आइए हम जाके राजा बाजार में ना तो कढ़ाई गोश्त खाते हैं, वहाँ पे लोग भी उन्हें कहें जी जनरल साहब कैसे हैं, देखें ये हो रहा है वो हो रहा है। इस सारे से आप मुझे बताएं कि ये हमला इंटरकॉन वाला है, ये इस तरह के हमले नहीं जो ड्रोन हमला हुआ था वो कैसे रुक जाता? ये क्या मसलन को कुछ तो मेरे भाई, मतलब आपका कहने का ये है कि आर्मी चीफ साहब आवाम से खिताब करें और कहें कि कौम इकट्ठी हो जाओ, तो कौम इकट्ठी हो क्या करेगी? अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं है ये लोग। जब मुखलिस होंगे कोई ड्रोन हमला रोकेंगे। अरे भाई मुखलिस मुझे समझ नहीं आता। अमेरिका के साथ मुखलिस है, अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं है यार। अमेरिका के साथ मजा और क्या करें, बार बार कहे चले जा रहे हैं। ये गिराते क्यों नहीं ड्रोन हमलों को? ये गिराते क्यों नहीं? इनको मैंडेट किसने दिया? आवाम, पूरी सुप्रीम कोर्ट या पूरा GHQ मिलकर किसी अवाम पे ड्रोन हमला करने की इजाजत दे सकता है? और अगर देगा तो उसको सरेआम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए। ओहो नहीं मेरे भाई, यार ये हम लोग क्यों लोगों को, इसीलिए हम लोगों को अब ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है जो हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप पूरी तरह भी आप तैयार हो जाएं, डू यू सीरियसली थिंक कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग कर दें, खुदाया बॉस, क्या वो जंग जीत सकते हैं? खुली जंग नहीं। अरे भाई कौन, ये आपका क्या मतलब है कि अरे भाई जब ड्रोन को आप गिराओगे तो ड्रोन अमेरिका का वेपन है, वो ये कहेगा आपने मेरा वेपन ऑफ वॉर गिराया है, ऐलान जंग किया। देन वो अवाम के साथ मिलके क्या करेंगे? लो जी बड़ा जुल्म है, देखो क्यों है, क्या कर रहे हैं आप लोग यार, अल्लाह के लिए ना करें। मतलब हम ही लोगों ने आप लोगों के जहनों में ऐसी बातें। खैर एनीवे, ये इंटरकॉन हो गया। अब वही बात, उसके एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद जो वाक़या हुआ है। अब चलो ये जो इंटरकॉन वाला वाक़या है, बखुदा तुम अगर बहुत वो इस तरह सोचो ना कि यार तंग आमद बेजंग आमद, उन्होंने एक मौका देखा बड़ा अच्छा, कभी इंटरनेशनल होटल है, बताया जाए ट्रम्प को कि भाई साहब सेफ हेवन्स वगैरह कहीं और नहीं है, ये जरा काबुल तो देखो ना भाई जी की हालत है। 3 कर चुके हैं पिछले 10 दिन में, मतलब। और उसके लिए चुना एक आलमी तौर पर नोन होटल, उस होटल में मौजूद
इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ऑन आईटी नहीं, वैसे ही definitely. सेक्सी वर्ड, ठीक। उसके बाद जलालाबाद में सेव द चिल्ड्रन। चलें वो बस ब्रेक लेनी है, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब ये कि तालिबान से आपको किसी भी नौयत की कोई हमदर्दी ना हो। जब भी अगर आप सिर्फ यानी तज्जिया करने बैठेंगे तो आपको यानी समझ आ जाएगी कि उन्होंने क्यों इंटरकॉन्टिनेंटल का इंतखाब किया। खबर बड़ी बनी कि भी एक मैसेजिंग देनी थी। उसके बाद उन्होंने जलालाबाद में वो दाइश Save the ने Children। किया था नुसरत मेरे ओ ख्याल भाई, में। अब पता नहीं, चलो, अलग-अलग। दाइश ने कर उन्होंने दिया। कहा हमने नहीं किया, हम तो they even said it। चले, अगर उन्होंने किया तो उसमें गुंजाइश ये बनती है कि वो शकील आफरीदी, उसामा बिन लादेन, ये पोलियो वर्कर्स हमारे आज भी उसकी वजह से, और ये कितनी एरोगेंस का इजहार था, कितना इररिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को बहुत नुकसान पहुंचा। वैसे ही लोग नहीं लगवाते थे, वो कतरे नहीं लेते थे, और अब तो बिल्कुल ही वो मतलब वाकई इट इज हमारे यहाँ जितने भी बेचारे अभी तक वो हर कुछ हफ्ते पहले ही आपको याद होगा बलूचिस्तान में कहीं वो 2 खवातीन माँ बेटी थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसमें चलें जी, अगर दाइश वालों ने किया तो अगर उसको दाइश वाले उसकी तरदीद कर रहे थे तालिबान, हाँ, कि जी हमने नहीं किया, तो फिर एक एम्बुलेंस तो आइडिया ये था कि जी हमने किसी हम ये डॉक्टर्स को, वर्कर्स को, आम शहरियों को निशाना नहीं बनाते। अब एम्बुलेंस, और वो तो एम्बुलेंस तो भाई मकसद ये कि अभी जब कराची में हालात ख़राब थे, आपको याद होगा ईदी की और दूसरी चीज, वो गोलियां भी चल रही हैं फरीक़ैन में, तो उन बेचारों की वो पता लोग रास्ता देते हैं। हाँ, यस एब्सोल्युटली। अब यहाँ जो आपने टारगेट किया है, वहाँ एक तो आपने एम्बुलेंस इस्तेमाल की ताकि उसके बाद अब काबुल शहर में कोई जेन्युइन मरीज भी एम्बुलेंस को चेक करना तो एवरी जिसके एम्बुलेंस के आगे वो पूं पा इसीलिए है कि उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। नाउ यू हैव टू चेक। आपने वो इम्कानात जो हैं वो मुअत्तल किए, उनमें डिले की, उन्हें नुकसान पहुंचाया। दूसरा, आपने जो शिकार बनाए लोग, उनकी अक्सरियत काबुल के आम शहरी थे भाई, जिनकी आज़ादी की खातिर आप लड़ रहे, तो इस पे तो कोई इफ एंड बट्स के बाद ये एक सफाकाना अमल है, ठीक। अब आज अले हो गया और उन्होंने जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो मैसेजिंग ये कर रहे हैं कि भाई सेफ हेवन्स आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, काबुल कितना हम यहाँ वी आर इन काबुल, जहाँ तुम भी हो, नेटो भी हो, तुम्हारी अफवाज बड़े अरसे से मौजूद थी, वी आर है। और आज 2 वजूहात थी। एक, उन्होंने वो हफ्ते के वाक़े से शोक का ऐलान कर रखा था, उसके बाद वहाँ पे इंडोनेशियन सदर आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि आज शहर में कंप्लीट छुट्टी कर दी कि सिक्योरिटी का मसला भी हल हो गया, शोक भी हो गया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ कि मिलिट्री एकेडमी पे अटैक हुआ, 11 बंदे। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूँ कि चलो भी ये एक मिलिट्री टारगेट है, राइट, फाइन, कि जी वी आर डिस्करेजिंग पीपल कि वो हमारे खिलाफ अफगान आर्मी में ना जाए, हमारे साथ ना जाए। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ यूं होता है कि यहाँ पर एक हमलावर को उन्होंने पकड़ लिया है, ठीक। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर आप वाकई पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो आप ये कहें कि सर ये बंदा पकड़ा गया, ये यहाँ से आया था, बताएं नहीं, अगर आया था तो अभी आप ये फैसला ही ना करें ना, ये बंदा है जी, इसको बाहिफाजत रख लिया गया। अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी का, और अफगान सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक। और एहतियातन अगर दिल चाहे तो उसमें मजीद क्रेडिबिलिटी लाने को, इंश्योर करने को कि जी हमने हकायक तक पहुंचना है, आप चीन को भी दावत दे, वैसे भी वो इन्वॉल्व है, ठीक, टॉक्स प्रोसेस में, तो वो पता चल जाए उस जो बंदे को गिरफ्तार किया है जिंदा कि भाई वो कहाँ, कैसे, किस तरह वहां आया। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग एटलीस्ट, नहीं तो नॉट ओनली बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सारी बात नए सिरे से शुरू हो सकती है। कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर साहब, मसला रह गया ड्रोन हमले का। अभी ड्रोन हमला हुआ था तो उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान को एक बताया था कि हम कर रहे हैं। अब यहाँ उन्होंने काबुल में हुआ है, आप इसका आगे देखिएगा, ये डायरेक्शन वो तय करते हैं। जब उसामा को यहाँ मारने आए थे तो उन्होंने पूरा अपना एयर पे रखा हुआ था, पूरा जहाज जो पाकिस्तान में उसको निगरानी कर रहे थे। तो बात यह है कि हमारे यहाँ सफारती तौर पे तो हम लोग अब जीरो हो गए। हमारे यहाँ इमरान खान को ऐसी रेल में बैठाया गया है जिसके आगे पटरी नहीं है। नवाज शरीफ को ऐसे रेल में बैठाया था जिसके आगे इंजन नहीं था। जरदारी साहब को ऐसे स्टेशन पर खड़ा किया गया जहाँ रेल ही नहीं आती। तो हम लोग तो ना पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। भाई आप बताइए ना, आपकी ये जितनी बातें हैं भैया, मैं उनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, मैं तैयार हूँ करने को, मज़े की भी हैं। लेकिन ये बताइए, ये मेरा मसला कैसे हल करती है? मसले का हल ये कि देखिए, आपको सफारती सतह पे लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे? मसलन कैसे करें? मतलब कि आप फर्ज करें मैं जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? मैं सफीर। देखिए, ये अगर एक बींगा पाकिस्तानी सोचे तो यहाँ सबको मालूम है किसके साथ, किस ममालिक के साथ अच्छे किसके साथ, मतलब कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? सपोज एक सहाफी है, आपको तो आप नहीं भैया, मैं अगर सफारतकार हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ फिल वक्त आज? आपको सबसे पहले आपको जाना है अफगानिस्तान, ईरान। तो भाई जा तो रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे। देखिए जी, ताल्लुकात, यही तो आपसे मैं रो रहा हूँ कि जो हुआ उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं फोकस अभी पे करता हूँ। फोकस मैं अभी के कर रहा हूँ ना। एक बंदा जो मिलिट्री एकेडमी पे हमला हुआ है, एक हमला आवर खुशकिस्मती से जिंदा पकड़ा गया। अब फ़र्ज़ कीजिए कि उसमें आपने मेरे मुल्क की तफ्तीशी एजेंसियों को उसकी तफ्तीश में किसी तरह शामिल न किया, एक्सक्यूज़ मी, तो मेरे पास ये बात करने का 100% सॉलिड जवाब है कि भाई साहब, आपके हाथ आ गया था तो आपने उससे जो चाहा कहलवा लिया। तो उसमें भी ब्लेम पासिंग होगी ना। तो देखिए, जो बुरी चीज़ होती है उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढा करते हैं ना, मौका। ट्रस्ट बिल्डिंग का इससे बेहतर क्या मौका है कि तीनों कहें कि अच्छा यार, जो हुआ सो हुआ, फिलहाल लेट्स फॉरगेट द इसका तो पता कराए ना। ऐसा करें यार, हम तीनों बैठकर इस बंदे का क्या बैकग्राउंड है, कैसे, हाउ, क्यों, किस तरह, और उसकी रोशनी में आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं कि यार अभी भी कहाँ कहाँ ऐसे हैं ये पॉइंट्स जहाँ पर हम तीनों के कन्वर्जेंस होती है। कोई तो होगा होपफुली। लेकिन अगर हम वही ना करें और उसके लिए तैयार ना हो और हम ब्लेम गेम करें बस सारा वक्त, ब्लेम गेम, और हमारे देखने वालों को भी हम बस इसी में रखें कि हम सफारती तौर पर नाकाम हो गए, वही तो इसमें कैसे होगा? चलें बॉस, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। मुझे बताया गया है पेशावर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जनाब, मैं ये कहना चाहूँ, मैं नामुल्ला बात कर रहा हूँ पेशावर आर्मी कैंप से। जी जी फरमाइए ना जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बम्बई अटैक्स हुए थे, अजमल कसाब को उधर पकड़ा उन्होंने और अपनी मर्जी के मतलब उन्होंने बयानात दिलवा दिए थे। तो बिल्कुल मैं एक बड़े मोतबर जगह पे मतलब एक इदारे से मुंसलिक हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस पे आप बराए करम एक अलग प्रोग्राम कर ले और इस बात को हाईलाइट करें कि वो उन्होंने जो फहीम मार्शल उसमें वो पकड़ा हुआ है जिंदा, तो वो अपने मतलब के और अपनी मर्जी के बयानात उधर दिलवाएंगे। तो इस पे एक अलग प्रोग्राम कर ले, बजाय इसके कि वो 2-3-4 दिन बाद जो है ना उसको मंजरियाम पर लेके आएंगे। तो आप उनके तो यही देखिए मेरे वो जो है ना एडवांस में एक अलग प्रोग्राम करे ताकि पूरे पाकिस्तान को और पूरे अवाम को और पूरी दुनिया को ये पता चल जाए
انہوں نے یہ کیونکہ ادھر لا بھی سارا انڈیا کا ہے، تو وہی انڈیا والا جو ہے نا وہ بھائی جان عرض یہ ہے کہ میں وہ علیحدہ پروگرام بھی کروں تو مجھے کیا، اگر وہ بندہ جو ہے وہ انہی کے پاس رہے تو بھائی جان میں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا کہ وہ جو بھی بیان دے گا تو مجھے ایک پاکستانی کے طور پر میرے پاس 100% جواز ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کو جو کہا گیا اس نے بول دیا، لیکن اس کی تفتیشی مراحل کے درمیان ہی اگر کھلے دل اور خلوص کے ساتھ پاکستان کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے، امریکی بھی وہاں بیٹھ جائیں، تو حقائق تک پہنچنے میں شاید زیادہ آسانی نہیں ہوگی۔ میں صرف یہ رو رہا ہوں۔ اسلام آباد سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو جی، السلام علیکم جی۔ آج یہ ایک دو کمنٹس آپ کے آئے تھے ڈسکشن میں، ایک تو کسی نے کہا کہ ڈرون سے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ میری انفارمیشن کے مطابق تو جتنے ہائی پروفائل ٹیررسٹ تھے زیادہ تر جو نیم اینی ون وہ زیادہ مارے گئے ہیں، اور کولیٹرل ڈیمیج تو ہر ایک سے ہوتا ہے، خواہ وہ ہمارے جہاز ہوں یا ڈرون۔ ایک پوائنٹ دوسرا، وہ کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا فون کرنے میں، راؤ انوار صاحب کے بارے میں جو ایس ایس پی تھے کہ بھئی وہ اتنا عرصہ اگر وہ انکاؤنٹر کرتے رہے تو کسی کو پتہ نہیں چلا، نہ چیف منسٹر کو نہ آئی جی کو، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور کچھ سارے انکاؤنٹر فیک تو نہیں ہوں گے، کچھ جینوئن بھی ہوں گے۔ جی بالکل جی، اس میں ظاہر ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے نا کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ خاص فضا میں معاملہ کچھ یوں بن جاتا ہے، پنجابی کا محاورہ ہے چور تو وہ جو پکڑا گیا۔ لیکن جہاں تک آپ کی پہلے والی بات ہے جی، ڈرون بہرحال ایک کنٹروورشل چیز تو ہے، اور کولیٹرل ڈیمیج کے بارے میں آئی ڈونٹ نو، مطلب یہ کہ نہیں انوسنٹ لوگ بھی مارے جاتے ہیں نصرت صاحب، ایسی بات تو نہیں ہے، اور دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں۔ انسان اور پوئٹک تھوڑا سا بندہ ہو تو جنگ میں، اور خاص طور پر جب آپ کلیم کرو کہ ڈرون ایک آپ کا بہت ٹارگیٹڈ اور پریسائز ہو، تو یار اس صورت میں تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے کولیٹرل ڈیمیج، نہیں ہو رائٹ، یعنی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا۔ یا تو آپ یہ کہو کہ جی یہاں پہ تھے تو جی ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں، بٹ وی ہیو ٹو گیٹ اٹ، تو اب اس میں جو بندے رہ گئے سوری جی بٹ وی ہیو ٹو۔ لیکن اگر آپ خود کہتے ہو کہ ڈرون تو چن کر یوں زوم کر کے جاتا ہے، اس صورت میں اگر بے گناہ لوگ نشانہ بن نہیں، وہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ ویڈنگ شادی پہ ڈرون، جنازوں پہ ڈرون، مطلب کیسے کیسے واقعات اس طرح کے واقعات بھی تو ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیسے کنونس کر سکتے ہو؟ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اب اشرف غنی صاحب نے اس کے انڈونیشین صدر کی موجودگی میں کچھ باتیں کی، وہ ٹویٹ کی صورت میں آئی جا رہی ہیں۔ اس میں خاص طور پر ایک آدھ پوائنٹ انہوں نے، یعنی بس انہوں نے فتوے کا ذکر کیا ہے، وہی پیغام پاکستان والا جو تھا وہ غالباً اس طرف، اور آخر میں انہوں نے کہا ہے پہلے بھی کرٹیسائز کیا تھا نا کہ ہمارے یہ مہمان چلے جائیں تو میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا، تو اپیرنٹلی دے آلریڈی ہیو اے اسٹوری پریپیئرڈ، ایک کہانی پہلے ہی تیار ہے۔ اس کے باوجود میں دوبارہ کہوں، پہلے تو وہ سیف ہیونز، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار بھی وہاں سے آئے تھے۔ بہترین موقع ہے کہ آپ نئے سرے سے ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا بہترین آغاز ہے کہ یہ جو زندہ بچ گیا ہے اس کی کلیکٹیو انویسٹیگیشن کر لو، اور ساتھ ہی پھر اجازت دے دو۔ جو بھی اب اس پہ مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کو ہم فالو اپ ضرور کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔